आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यंग के द्विक स्लिट के प्रयोग में बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन करना है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने जो भी यंग के प्रयोग का हमने पूरा तरह से एक्सपेरिमेंट को देखा, और उसके बाद जो है फ्रिंज के बनने का जो तरंग सिद्धांत की जो व्याख्या था, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग करेंगे कि यंग के जो स्लिट का एक्सपेरिमेंट था, उसके फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन करना है, जिसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की, है ना, तरंगदैर्घ्य के बारे में, उसकी जो चौड़ाई है मतलब तरंगदैर्घ्य की जो तरंगदैर्घ्य है उसको भी हम लोग जान पाएंगे। और कैसे निकालेंगे, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट जो फेज है हमारा, वो है सिर्फ और सिर्फ इस फिगर का, जो यंग ने जो देखा था। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, 3 पर्दे के उपयोग से, एक पर्दा हमारा है एल पर्दा, दूसरा है एम पर्दा, और तीसरा है एन पर्दा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जब एक सोर्स से जब हम लाइट को क्या करते हैं, यहाँ से इंटर करते हैं, जब प्रकाश जो हम यहाँ से लाइट जब इंटर करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ तरंग करता है। तो जब तरंग यहाँ से इंटर करता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो सिंपल सी बात है, जो इनके तरंग की जो आवृत्ति के साथ एक समान आवृत्ति के द्वारा यहाँ पे जब चलते हुए जाता है और एम से टकराता है, और एम से टकराने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे एम पर दो हमारे क्या हैं, 2 स्लिट हैं, और 2 स्लिट हैं S1 तथा S2। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था, एक वर्णी प्रकाश के लिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ से एक दूसरे के समीप जैसे पहुँचते हैं तो दोनों बारी बारी से, है ना, यस के द्वारा, एक यस से S1 तथा यस से S2, दोनों की जो दूरी होता है एक समान होता है, तथा दोनों जो स्लिट की जो बीच की दूरी स्मॉल डी होता है। अब यहाँ से यस से एक प्रकाश तरंग जो यहाँ कहाँ तक बिंदु P पर जाता है, और दूसरा S2 से भी एक हमारा प्रकाश तरंग कहाँ पर जाता है, P पर जाता है, और दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर अधिकतम तीव्रता होता है। उस अधिकतम तीव्रता के कारण से क्या है कि इस पर जो है एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, और इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग क्या है कि इसके बीच से एक पॉइंट O से मिलकर के बनता है, और जिसके द्वारा है इनके इनकी चौड़ाई को अगर हम माप लेते हैं, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई को हमने माप लेते हैं, और जानते हैं व्यतिकरण में जो होता है, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है एक समान होती है, और दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे ही अल्टरनेट एक दूसरे के द्वारा यहाँ पे मेंटेन होता है। तो चीज़ों को हमने जिस प्रकार से फिगर की संरचना मेंटेन किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्योंकि जब बोर्ड का पेपर जब आ जाएगा, इसमें हम चीज़ों को क्या करेंगे, जैसे जैसे सबसे पहला काम हम फिगर को मेंटेन करेंगे। फिगर को मेंटेन करने के बाद हम चीज़ों को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे एक एक समस्याओं को समाधान करते हुए चलेंगे, और आप आज आपकी समस्याओं को बिल्कुल, है ना, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से मेंटेन करेंगे। चलिए, जैसे देखेंगे एक एक पॉइंट्स को, जैसे क्या है, जैसे हमारा एक क्या है, माना, लिखेंगे ऐसे, माना यस एक छिद्र, यस एक स्लिट है, यस एक स्लिट है जो एक वर्डी प्रकाश जो एक वर्डी प्रकाश से दीप्त है, यस1 व यस2, यस1 व यस2 एक दूसरे के समीप एक दूसरे के समीप एक दूसरे के समीप द्विक स्लिट है, जो स्लिट है जो यस से बराबर
दूरी पर स्थित है जब यश से प्रकाश चलता है तब S1 व S2 पर समान कला में पहुंचता है। समान कला में पहुंचता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से दोनों स्लिट स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, इतना जब आपका हो गया तो इतना तो सारी चीज़ें आपका जो ये फिगर है, फिगर के थ्रू इतना चीज़ें मेंटेन हो जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति जब व्यवहार करते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले जब प्रकाश यश से गुजरता है, जब प्रकाश यश से चलता है, तो क्या होता है कि दोनों यश और S1 की दूरी और यश से S2 की दूरी दोनों सेम होने के कारण से यहाँ पे जो इनकी जो स्थिति है, ये स्थिति जो है समान कला में यहाँ पे पहुँचती है। तो S1 से अब अगली कहानी क्या है कि S1 से P तक और S2 से P तक दो क्या है कि दोनों यहाँ से होकर के जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, व्यवहार करते हैं, फिर क्या होगा, S1 से P तक एक तरंग तथा S2 से P तक दूसरा तरंग बिंदु P पर मिलता है, जहां पर दीप्त फ्रिंज बनता है। ठीक है भाई, तो दोनों फ्रिंज बनता है, तब माना दोनों स्लिट के बीच की दूरी क्या है, माना स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d तथा पर्दा तथा स्लिट के बीच दूरी कैपिटल D है, तब 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 S1 से S2 P पर एक लंब डालने पर S2P तथा S1P के बीच पथांतर S1P तथा S2P के बीच जो पथांतर होगा, ध्यान देंगे इधर जो पथांतर होता है, बच्चा लोग देखेंगे जब S1P से और S2P दोनों क्या है कि दोनों सेम दिशा में जाएंगे,
अब ऐसी सिचुएशन में S2 S1 से अब बिंदु ए पर लंब जब गिराते हैं तो लंब गिराने पर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हो रहा है तो ये क्या होगा, S2P माइनस S1P, यह कितना होगा, S2A के बराबर होगा। जब ये S2A के बराबर होगा, अतः देख पा रहे हैं यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। एक तो ट्रायंगल हमारा ये दिखेगा, इसको कह देंगे, इसको ये दोनों सेम दिखेगा, दोनों ट्रायंगल। आप देखेंगे जो त्रिभुज है S1 S2A तथा जो त्रिभुज है PCO समरूप है। तब जब समरूप होगा तब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे इस थीटा एंगल यहाँ पे भी है और थीटा एंगल यहाँ पर भी है। जब दोनों थीटा एंगल सेम होता है और इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा ये S2A अपॉन S1 S2 वो इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, PO अपॉन CP के। लेकिन इसके बीच में कहानी यह है कि दोनों एक दूसरे की अगर तुलना करें, CO और CP की जो तुलना करें, दोनों एक दूसरे के बहुत इतना ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि जो डिस्टेंस हम मेजर करें CO की और वही डिस्टेंस अगर PO समथिंग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जो हमारा PO हो मतलब जो हमारा CP होगा वो समथिंग इक्वल टू CO के बराबर होगा, जो दूरी किसके बराबर है, D के बराबर है। तब इस वैल्यू को रखें तो हो जाएगा S2A अपॉन D इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल D, दैट इज S2A बराबर एक्स स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो ये हमारा हो जाता है पथांतर। अब यही पथांतर जो हमारा होगा ये हो जाएगा, इससे पथांतर इक्वल टू जो पथांतर हो रहा है, पथांतर बराबर एक्स डी बाई कैपिटल D। अतः ये हमारा यहाँ तक चीज़ें ठीक हो गया। अब हम देख पा रहे हैं जो पथांतर S2A बराबर एक्स डी बाई स्मॉल d है। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति, जब हम जानते हैं जब दीप्त फ्रिंज होता है, जब दीप्त फ्रिंज बनता है, जब दीप्त फ्रिंज होता है तो इस केस में जो पथांतर होता है, इस केस में जब दीप्त फ्रिंज होता है तो पथांतर, जो पथांतर हो जाता है बच्चा लोग वो m लैम्डा होता है। तो ऐसे केस में देखेंगे एक्स स्मॉल d बाई कैपिटल D इक्वल टू m लैम्डा, दैट इज x इक्वल टू m लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये हो जाएगा फेज। ये किसके केस में होगा, यहाँ पर ये जो हमारा केस होगा ये हमारा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में अब जैसे जैसे यहाँ पे m की वैल्यू को, जब हम m की वैल्यू को रखेंगे 0 तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी, केंद्र केंद्र हो जाएगा। और m के द्वारा m की वैल्यू जब 0 होगा तो ये कहाँ पे होगा, m इक्वल टू 0, तो जो हमारा केंद्र होगा वो पोजीशन कहाँ होगा, तो उसकी जो स्थिति होगी वो बिंदु होगा, वो बिंदु होगा। और जब m इक्वल टू 1 हो जाएगी तो पहली दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरे में क्या होगा, और जब अदीप्त फ्रिंज होगा, अदीप्त फ्रिंज जब होगा तो इस केस में क्या होगा, जो पथांतर होता है, अदीप्त फ्रिंज के केस में जो पथांतर होगा वो m-हाफ, ठीक है, लैम्डा के इक्वल होता है। अब ऐसे केस में जो हमारा एक्स डी बाई कैपिटल D इक्वल टू m-हाफ लैम्डा के बराबर होगा। तो ऐसे केस में x इक्वल टू जो होगा m-हाफ लैम्डा डी बाई स्मॉल d के बराबर होगा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसके लिए,
अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई हो जाएगी। अतः ये हमारा होगा दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए हम कह देंगे ये हमारा क्या होगा, ब्राइट एक्स डी होगा, और ये डार्क के लिए होगा एक्स डी होगा। अतः यही हमारा क्या है, इसके सूत्र का निगमन है, और तरंगदैर्घ्य हम आराम से इनको याद कर सकते हैं, और इसके साथ में हमारी काम हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ में अब कहानी क्या है भाई, अब इस कहानी का तो यही हमारा द एंड है। अब इसके बाद जो है इसके आगे फ्रिंज की जो चौड़ाई के जो सूत्र का निगमन है वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ तक करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को, है ना, इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे, और न्यूमेरिकल को समझेंगे तब फिर उसके बाद हमारी काम ये हमारा है लेक्चर 3। और लेक्चर 3 के द्वारा हम इसमें पहले एक बार और आपको पूरी तरह से बढ़िया से समझा देते हैं, जिसके साथ आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो यंग के द्विस्लिट से बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन अगर हम यहाँ पे करेंगे, और इससे क्या है देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 3 पर्दा लिया था। एक पर्दा एल जिसमें एक छिद्र होता है, एक स्लिट होता है, दूसरा पर्दा जिसमें 2 स्लिट होता है, तीसरा एन पर्दा है जहाँ पर इसका, है ना, फ्रिंज बनता है, जो जो हमारा क्या होता है, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क ऐसे बनते हुए अल्टरनेट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रकाश यहाँ से इंटर करता है, तो प्रकाश इंटर करते ही, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से जो है ना एक समान जो है आवृत्ति के एक समान क्या करते हैं यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कि हमारे प्रकाश पहुँचते हैं, जो क्योंकि हम इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि यश से जितना दूरी यश1 है उतना ही दूरी यश2 है। अब यहाँ से जैसे यश1 और यश2 किसके हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि जानते हैं जो तरंग होता है किसके प्रकाश के वेग से पहुंचता है, तो ये प्राथमिक तरंगिकाएं होती हैं। और जैसे ही यम पर जो 2 छिद्र हैं वो आपस में एक दूसरे के किसके भांति, स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं, और स्रोत की भांति जब व्यवहार करते हैं तो इसमें से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलते हैं, और द्वितीयक तरंगिकाएं यश1 से एक तरंग पी पर जाके पहुंचता है, दूसरा जो हमारा तरंग है यश2 के द्वारा वो भी जाके पी पे पहुंचता है, और इस पी वाले बिंदु पे पहुंचते ही यहाँ पर जो मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मीन्स व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण के कारण से यहाँ पर क्या बनता है, इसका एक ब्राइट फ्रिंज बन जाता है, दीप्त दीप्त यहाँ पे फ्रिंज बनता है, जिसके कारण से हमें सूत्र का निगमन करना है। अब दोनों के बीच देख रहे हैं, एक यश1 पी दूरी तय किया है, दूसरा यश2 पी दूरी तय किया है। अब दोनों के पथ के बीच अंतर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यश1 से एक लंब डालते हैं जो बिंदु ए तक जाता है, क्योंकि जानते हैं जब ये करेंगे तो इसके बीच में एक कोण बनता है थीटा, वही सेम कोण अगर इसके सेंटर से होते हुए बिंदु ओ तक जाता है, और वहां से भी देखेंगे पी से मिलाने वाले इसका बीच का ये भी थीटा। तो यहाँ देखते हैं ट्रायंगल यश1 यश2 ए और दूसरा है पी सी ओ, दोनों एक समरूप होते हैं। तब इसके द्वारा जो भी चीजें हमने यहाँ पे कहा, और एक पर्दा एम और पर्दा एन के बीच में जो दूरी होता है स्मॉल डी, कैपिटल डी होता है, और दोनों यश1 यश2 के बीच में स्मॉल डी होता है। तो जो जो चीजें किया है, जैसे माना यश एक स्लिट है जो एक बड़ी प्रकाश के लिए दीप्त है, यश1 यश2 एक दूसरे के समीप स्लिट है जो यश से बराबर दूरी पर स्थित है। जब यश से प्रकाश चलता है तो यश1 यश2 के समान कला में पहुंचता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से दोनों स्लिट स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। यश1 से पी तक एक तरंग तथा यश2 से पी तक दूसरा तरंग बिंदु पी पर मिलता है जहां दीप्त फ्रिंज बनता है। तब तब माना स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी है। तब यश1 से यश2 पी तक लंब डालने पर यश2 पी तथा यश1 के बीच पथांतर निकालेंगे, यश2 पी माइनस यश1 पी बराबर यश2 ए हो जाना है। अतः इसके केस में क्या होगा, यश1 यश2 ए तथा पी सी ओ समरूप हैं, तब यश2 ए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब यश2 ए बटे यश1 यश2, और दूसरा कहानी क्या है, इसके सामने की भुजा लंब होता है पीओ बटे हमारा सीपी हो जाएगा। दोनों एक आपस में क्या है, इतना छोटे होते हैं कि जो सीओ और पीओ के बीच की दूरी जो होती है, सीओ और सीपी के बीच की दूरी लगभग बराबर होता है, जो डी के बराबर होता है, इसकी वैल्यू को रख देंगे तो अतः पथांतर की वैल्यू एक्स डी बाई कैपिटल डी हो जाएगा। अतः जब दीप्त फ्रिंज होता है तो हम जानते हैं ये एम लेमडा के रूप में होता है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारी चौड़ाई निकल आएगी। और उसके बाद अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो हम जानते हैं इसके साथ एम माइनस हाफ लेमडा के रूप में हो जाएगा। अतः दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के ये सूत्र का निगमन हमारा हो गया। यहाँ तक आप कर देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ आपका, है ना, ये चीज़ें खत्म होता है। अब इन्हीं के द्वारा जो है
हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे, तो सारे के सारे 100% अपने नंबर को पक्का कर लेंगे और इसके बाद चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब ये नंबर को कैसे मेंटेन करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स को। अब न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हुए एक किनारे से चलते हैं। सबसे पहले आप ये रहा आपका न्यूमेरिकल, और इसको न्यूमेरिकल को एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे और एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि इस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल देख पा रहे हैं आप, ये यूपी बोर्ड का 2024, 2014, 16, 17, 19 और 23 में आया हुआ है। और इसमें क्या है कि ये पूरी कहानी एकदम बिल्कुल शिद्दत से पूरा मेंटेन करके चीज़ों को मेंटेन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, पहली बात है इसमें क्या है, पहले इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले लगाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें जो गिवन है उसको हम अच्छे से रखेंगे। तो इसमें क्या है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए, है ना, इसमें क्या किया गया है, इसमें सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा लेमडा 1 दिया हुआ है, लेमडा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम है तो इसको हम किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6000 इंटू 10⁻⁻10, है ना, अतः इतना हो जाएगा, इतना मीटर। फिर स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे। तो बेटा जब पर्दा की बात करेंगे तो यह किसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और उस समय क्या है, पर्दे की फ्रिंज की जो चौड़ाई है, पर्दे की, है ना, रखे फ्रिंज की जो चौड़ाई है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे दिया है 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम का, है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम का अगर तरंग दैर्घ्य का अगर प्रयोग करें, मतलब जो लेमडा लेमडा 2 है, लेमडा 2 बराबर अगर 5000 एंगस्ट्रॉम का अगर तरंग का प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस स्थिति में, क्योंकि हम बात करेंगे अगर ये x1 की बात करेंगे तो x1 बराबर हम जानते हैं लेमडा 1 होगा तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होगा। और अतः x2 की बात करेंगे तो लेमडा 2 होगा और डी बाई डी होगा। अब इस केस में दोनों का अगर हम रेशियो कर दें, दोनों का अगर हम रेशियो करें तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहानी क्या होगा, तो यहाँ से x1 बटे x2 की बात करेंगे, है ना, x1 बटे x2 की बात करेंगे तो फाइनली देख पा रहे हैं लेमडा 1 बटे लेमडा 2 के बराबर हो जा रहा है। तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या है भाई, 6000 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 5000 है। अब इंटू एंगस्ट्रॉम ये भी है, एंगस्ट्रॉम ये भी है, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम खत्म, इससे ये खत्म। अब x1 की वैल्यू तो पता है मुझे, अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 पर दिया हुआ था और x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अतः क्या होगा, 5x1 बाई 6 बराबर x2। अब 5 इंटू इसकी वैल्यू कितना है, 0.06 बाई 6 बराबर x2। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x2 बराबर बच्चा लोग 0.05 सेंटी, कितना है, एंगस्ट्रॉम है, कितना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हमारा है फाइनल इसकी वैल्यू। तो हमारा ये वैल्यू हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जो इस प्रकार से समस्या में, है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके देख रहे होंगे। 2016, 18, 20, 22, 23 और 24 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप लगा लिए तो समझ लीजिए इसके बाद आपको किसी भी समस्या से, है ना, जूझना नहीं पड़ेगा और चीज़ों को एकदम मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के गिवन को देखते हैं।
पहले क्वेश्चन में क्या है, दिया क्या है, ठीक। तो गिवन में पहले क्या है, यंग के प्रयोग में तरंग दैर्घ्य है ना, यहाँ पे दो तरंग दैर्घ्य यूज किया गया है। एक तरंग दैर्घ्य लेमडा है, तो लेमडा वन बराबर है कितना, 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और दूसरा हमारा है लेमडा टू 5200 एंगस्ट्रॉम है। प्रयोग करके व्यतिकरण का फ्रिंज प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो पहला कहानी क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए, जो 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से है ना दीप्तीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि जब लेमडा वन बराबर 5200 लेमडा टू बराबर 5200 एंगस्ट्रॉम को जब यूज करते हैं, तब जो हमारा एक्स डी की वैल्यू को फाइंड करना है, और जब यम बराबर कितना लिया जाता है, 2 लिया जाता है, ठीक है भाई। तो हमें पहले इसको कैलकुलेट कर देंगे और हमारा काम ये मेंटेन हो जाएगा। तो चलिए कैसे करना है, क्योंकि अभी जस्ट फार्मूला डिराइव किया गया है, तो एक्स डी जब लेंगे तो क्या होगा, एम माइनस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है भाई, इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जब दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती हैं। जब बेटा दीप्त फ्रिंज तो हमारी संपाती होता है, तो x1 बराबर क्या होगा, x2 कर देंगे, और चीज़ें हमारी है ना m1 तथा m2 की वैल्यू निकल जाएगा। और फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये स्मॉल d बराबर क्या है, 2 mm है। तो जब 2 mm है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और हमारा स्लिट के पर्दे के बीच कैपिटल डी की जो वैल्यू है 120 सेंटीमीटर है, अतः कह देंगे क्या कि 1.120 मीटर, ये कैपिटल डी की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें पहले एक्स डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कर देंगे हम, एक्स डी बराबर एम की वैल्यू कितना दिया, पहले 2 दिया है, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3/2 गुणे लेमडा टू की वैल्यू क्या होगा तब, 5200 एंगस्ट्रॉम, 5200 गुणे 10 पर घाते -10, और कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया है, 1.20 बाई, और बात करेंगे इसकी स्मॉल डी की, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻³ है। तो फाइनल हम क्या कर लेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 0.3 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 3 त्रिक का 9, 0.9 इंटू 5 टू 100, और ये ऊपर जाएगा इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 9 दूना 18 की 8, हाथ में 1, और 9 9 6 54 है ना, 9 दूना 18 की 8, हाथ में 1 हो गया, और 9 पचे 45, 1 46, 46 एक अंक पर दशमलव, तो उसके बाद डबल जीरो, ठीक, एक डेसिमल था यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7। अतः क्या होगा, इसको देखेंगे 0.468, ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि जानते हैं डेसिमल जैसे जैसे इधर राइट साइड हो जाएगा तो इसकी पॉजिटिव में पावर बढ़ती जाएगी, और इसका 0 × 10⁻³ मीटर, दैट इज कह देंगे जो हमारा एक्स डी होगा, x2 बराबर 0.468 mm, ये हमारा बन के आ जाता है। अब ये ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और आराम से 5 नंबर मेंटेन कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी क्या होगी, मतलब किसकी बात कर रहा है, दीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है। जब दीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, x1 बराबर x2, जब x1 बराबर x2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m1 होगा ये, और ये हमारा लेमडा वन होगा, और डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि ये जानते हैं डी और डी दोनों तक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो तो सेम ही है, बस उसमें क्या है कि जो तरंगदैर्घ्य है वो अलग अलग करा जा रहा है। तो ये लेमडा 2d बाई क्या हो जाएगा, ये स्मॉल डी।
यहाँ से दोनों जब इक्वल होंगे तो डी से डी खत्म, डी से डी खत्म हो जाएगा। अतः कह देंगे ये जो m1/m2 होगा वो λ2/λ1 के इक्वल होगा। ऐसे केस में λ2 की वैल्यू कितना है भाई, 5200 एंगस्ट्रॉम, और λ1 कितना है, 6500 एंगस्ट्रॉम। तब यहाँ से क्या होगा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम खत्म, इससे खत्म, 13 चौक का 52 और 13 25 65। ऐसे केस में m1/m2 का जो रेशियो होगा वो 4/5 के इक्वल होगा। अतः कह देंगे जब m1 बराबर 4, जब इसकी जो चौथा फ्रिंज होगा और m2 के द्वारा पांचवा जो होगा फ्रिंज, इसकी दोनों के केस में दोनों की कहानी इक्वल हो जाएगी। अतः जब ये इतना सारी चीजें हमारा मेंटेन कर दिया है तब दोनों फ्रिंजों से बीच में, है ना, संपाती होंगे। अतः तब इस केस में हमारा क्या पूछा गया है, दीप्त फ्रिंज संपाती होंगे और उसके बीच में इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी जो हमारा होगा, अतः कह देंगे x1 निकाल लेते हैं। अगर x1 जब लेंगे तो m बराबर 4 ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से होगा m1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, λ1/स्मॉल d। अतः m1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 इंटू λ1 कितना होगा भाई, 6500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.20 अपान 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, यहाँ से 12, फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ देखेंगे 2 पंजे 10 के शून्य, हाथ में 1, 2 6 12, 1 13, कितना 0, 2 0। ठीक है भाई। अब इसके साथ में 13,000 हो गया, 13,000 गुणे 1.2 गुणे 10 पर घाते -7, और 12 तियाँ 36 के 6, हाथ में 3, 12 कम 12 3 15, कितना 3 0 बढ़ा लेंगे, एक अंक पे दशमलव गुणे 10 पर -7। तो फाइनल हम देखेंगे 4 डिजिट पे 1.56 mm क्या हो जाएगा, ये x1 की न्यूनतम दूरी हमारी इसके साथ हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ में ये भी हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ऐसे आप आराम से इजीली निकालोगे। उसका एक ही है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट की फार्मूले को डिराइव नहीं करेंगे, उसके बाद तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जितना ज़्यादा हो सकता है 1 बार 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चीज़ें आपके अंदर हो जाएगा। चलिए, अभी के बाद इस वाले को, अभी आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में जो है किसको पढ़ेंगे, व्यतिकरण को पढ़ेंगे। और व्यतिकरण तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग विवर्तन को पढ़ेंगे, है ना, विवर्तन को पढ़ के उसके बाद चीज़ों को ख़त्म करेंगे।